ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काल सर्प योग के बारे में। तो काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि आखिर ये है क्या मेरी कुंडली में ये काल सर्प योग अगर है तो उससे क्या होने वाला है, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ख़राब रहने वाली है, या मेरे पास जो मुसीबतें आती हैं सिर्फ काल सर्प योग की वजह से आती हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितने मेरे पास हैं काल सर्प योग के बारे में। साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर काल सर्प योग होता क्या है, ये किस प्रकार बनता है और किसी कुंडली में किस तरीके से ये अपना इफेक्ट डालता है। साथियों, अभी तक जितना शोध हुआ है, जितने लोग जानते हैं, जितना रिसर्च हुआ है, उसके हिसाब से 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं। इनके कुछ उपभेद भी होते हैं। अगर हम उपभेदों की बात भी करें तो कुल मिलाकर के लगभग 288 से ज़्यादा प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। लेकिन 288 के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है छोटी सी वीडियो में। तो जो मुख्य 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं, मैं आज उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अनंत, कुलिक, वसुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कोटिक, शंखचूड़, घाटक, विषधर और शेषनाग, ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं जो किसी भी आम जातक के कुंडलियों में पाए जाते हैं। साथियों, आज इस वीडियो में काल सर्प योग क्या होता है, इसका कैसे देखा जाता है, मैं इस बारे में बात करूंगा। और अंत में मैं आपको अपना मत बताऊंगा कि आखिर मेरा अपना खुद का क्या मत है इस काल सर्प योग के बारे में। तो साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं काल सर्प योग के बारे में। साथियों, अगर किसी भी जातक की कुंडलियों में काल सर्प योग जब होता है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अगर आते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर उनमें से एक आध ग्रह बाहर भी हो जाए 7 ग्रहों में से तो उसको आंशिक काल सर्प योग बोल देते हैं। तो साथियों, आज मैं आंशिक के बारे में बात करता हूँ और काल सर्प योग के बारे में भी बात करता हूँ। साथियों, एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी कुंडली में राहु यहाँ बैठा हुआ है और केतु यहाँ बैठा हुआ है, बाकी सारे ग्रह इन 5 भावों में हैं, तो उस जातक के कुंडली में अनंत काल सर्प योग बनता है। और अगर यही राहु यहाँ पर हो, केतु यहाँ पर हो, तो कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार से अगर केतु यहाँ पर, राहु यहाँ पर हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार ये सारे 12 योग बनते हैं। आप हर एक भाव में राहु केतु को आगे करते रहिए, उसी हिसाब से आपका बनता है। चलो मैं बता भी देता हूँ आपको फिर भी। जैसे कि जो शंखपाल नामक जो काल सर्प योग होता है वो जब बनता है कि चौथे भाव में राहु बैठा हो और केतु आपके 10वें भाव में बैठा हो। अगर आपके 5वें भाव में राहु बैठा हुआ हो और केतु आपके 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो ये पद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। इसके अलावा महापद्म, जब 6ठे भाव में राहु बैठा हो और केतु 12वें भाव में बैठा हो तो महापद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार अगर राहु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो और इसके बीच में चाहे इस तरफ या चाहे इस तरफ सारे ग्रह बैठे हो तो बनता है तक्षक काल सर्प योग। साथियों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर केतु और राहु के बीच में बनता है, कोई सारे ग्रह इस तरफ होते हैं, मतलब केतु से और राहु के बीच में जब सारे ग्रह हो इस तरफ हो तो उसे अनुदित काल सर्प योग बोलते हैं, और जो अगर इस तरफ हो तो उसे उदित काल सर्प योग बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में अनुदित काल सर्प योग बनता है तो उसका फल आपको सिर्फ 28 साल तक की उम्र तक ही मिलता है, उसके बाद का फल नहीं मिलता है। और अगर आपका उदित काल सर्प योग हो तो उसका फल आपको 28 साल के बाद देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से ही काल सर्प योग की जो डेफिनेशन है वो इस तरह बनती है। इसी प्रकार अगर केतु आपका यहाँ पर हो और राहु यहाँ पर हो तो आपका ये कौटिक नाम का
कालसर्प योग बनता है। साथियों इसी प्रकार अगर आपका यहाँ पे केतु यहाँ पर हो और राहु यहाँ पर हो तो शंखचूड़ नाम का, अगर केतु चौथे भाव में और राहु अगर 10वें भाव में हो तो घटक नाम का। इसी प्रकार से अगर केतु यहाँ पर और राहु यहाँ पर हो तो विषधर नाम का कालसर्प योग बनता है। और अगर आपके कुंडली में केतु यहाँ पर छठे भाव में और राहु 12वें भाव में बैठा हो तो आपका शेषनाग कालसर्प योग आपकी कुंडली में बनता है। साथियों ये जितने भी 12 नाम हैं कहते हैं ये कालसर्प योग के, ये वो सारे वो नाग हैं जो कि हमारे पुराणों में या फिर वेदों में जिनका विवरण आज तक आया हुआ है, उन्हीं के नामों के अनुसार ये 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं। अब साथियों कालसर्प योग आखिर काम कैसे करता है, उदाहरण लेते हैं। अगर आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है और 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है और अगर सारे ग्रह एक तरफ बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये सब एक साथ बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपकी ये एक तरह से ये कुंडली है, तो उसमें राहु और केतु इफेक्ट कैसे डालते हैं। जब राहु लग्न में बैठता है तो वो व्यक्ति हमेशा ही थोड़ा कंफ्यूज टाइप का रहता है। इस तरह के इंसानों को जिसके लग्न में राहु बैठता है, ऐसा कहा जाता है वो लोग सपने बुनने में बहुत माहिर होते हैं। उन लोगों को ख्याली पुलाव पकाने में बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्पी होती है। अगर 7वें भाव में आपका केतु बैठा हुआ है तो वो आपके पार्टनरशिप को इफेक्ट करता है, आपको पार्टनरशिप करने नहीं देता। आपको नॉर्मल आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। जब यहाँ पे राशियाँ लिखी हों तो बात अलग हो सकती है, लेकिन जो जनरली बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस आधार पे लोग ये कहते हैं कि कालसर्प योग आपका इफेक्ट डालता है। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि ये कालसर्प आखिर होता क्या है, कालसर्प योग को हम किस प्रकार की कुंडली में देखते हैं, और अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरा क्या मानना है कालसर्प योग के बारे में। साथियों मेरा मानना ये है कालसर्प योग के बारे में कि हमारे किसी भी वैदिक जो पुस्तक है, चाहे वो पराशर होरा शास्त्र हो, बृहद जातकम हो, सारावली हो, फलदीपिका हो, इन सब में किसी में भी कालसर्प योग नामक किसी भी दोष का कोई विवरण नहीं है। ऐसा कोई विवरण हमारे अभी तक का वैदिक शास्त्र में नहीं मिला हुआ है। तो साथियों इस अनुसार मैं कालसर्प योग को इतना महत्व नहीं देता, लेकिन हाँ कई बार मुश्किलें या कोई मुसीबतें आती हैं, वो सब डिपेंड करते हैं बाकी आपके ग्रह किस प्रकार कहाँ बैठे हुए हैं। तो साथियों वो सब आप अपने पर्सनल कुंडली में एक बार देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को अपनी पर्सनल कुंडली में दिखवानी हो तो आप लोग अपना विवरण मुझे भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा चेक करके कि आपको बता सकूं कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है या नहीं है। साथियों मेरा मानना तो यह है कि कालसर्प नामक कोई योग नहीं होता। इवन कई बार मैंने ये देखा है कि कई लोग ऐसे जिनकी कुंडली देखी मैंने, उन्हें कुंडली में कालसर्प योग बहुत था। सबसे ज़्यादा शेषनाग कुंडली योग, कालसर्प योग, वासुकी, अनंत, ये सब कालसर्प योग भी लोगों की कुंडली में बने होते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर की कुंडली में आप, मुझे लगता है इस दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सचिन तेंदुलकर के बारे में पता ना हो। उसके कुंडली में पद्म नाम का कालसर्प योग बना हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है उस इंसान को कभी कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? आज अगर क्रिकेट को कोई जानता है सबसे ज़्यादा तो शायद सचिन तेंदुलकर के वजह से ही जानता है। साथियों इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी कुंडली को अगर हम देखें, उनके कुंडली में महापद्म नाम का कालसर्प योग बना हुआ है। क्या सरदार पटेल किसी भी परिचय के मोहताज हैं? मुझे नहीं लगता। तो साथियों आपकी कुंडली में सिर्फ कालसर्प योग बना हुआ है ये देख करके आप परेशान मत होइए, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग अपने मतलब के लिए भी आपकी कुंडली में दोष देखने लगते हैं। साथियों सिर्फ दोष ही आपकी कुंडली में नहीं होता। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी कुंडली में 1000 दोष क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में एक कोई अच्छाई है तो हमें
जातक को उस अच्छाई के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो इंसान उस एक अच्छाई को देख करके अपनी ज़िंदगी को आराम से काट सके। होता ना, जैसे कि कहते हैं कि इस बार का जिससे भी इस समय हमारा चल रहा है, अगर हम जिस समय मैं आज बात कर रहा हूँ उस समय भारत में कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। तो क्या हम जो दुनिया भर में जो चीज़ चल रही है उसे सब ठप कर दें? नहीं साथियों, हमें ये उम्मीद है कि आगे चल के अच्छा समय आएगा। तो हम अच्छे समय को देखते हुए अपने इस समय को हम लोग काफ़ी हद तक पार कर लेंगे। साथियों, ये था मेरा जो एक छोटा सा विवरण था कालसर्प के बारे में। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है, उसमें रिसर्च होने चाहिए और आगे भी होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है, अगर मुझे कहीं लगता है कि आगे मेरे कहीं भी जो मैं कुंडली विवेचना करता हूँ, कुंडलियाँ देखता हूँ, उसमें अगर मैं कहीं बहुत सारे कुंडलियों में कुछ कालसर्प की वजह से परेशानियाँ हुई हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि हाँ मेरे क्या व्यू उसमें बदले हैं कि नहीं बदले हैं। मैं आपको आज एक बार सचिन तेंदुलकर की कुंडली लाकर दिखाता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से कालसर्प योग को हम लोग सिर्फ एक भ्रम मान लेते हैं, यानी एक अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और किस तरीके से हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथियों, सचिन की जो कुंडली मुझे जो ऑनलाइन और नेट पे मिली है, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये 6-7 उनकी सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली होने से, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक कि सिंह लग्न की कुंडली हो भी सकती है, क्योंकि सिंह लग्न के जो लोग जातक होते हैं उनका ज़्यादातर उन लोगों की हाइट कम ही मिलती है, क्योंकि वो सूर्य से ड्रिवन होते हैं। जो लोग सूर्य से ड्रिवन होते हैं उनकी हाइट मध्यम कद की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये कुंडली शायद सही होगी। उनके 11वें भाव में केतु है और 5वें भाव में राहु। 5वें भाव में उनका राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब इसके साथ साथ मंगल और गुरु उनके 6ठे भाव में है। इसके अलावा बुध उनका नीच का होकर बैठा हुआ है। शुक्र और सूर्य इनका 9वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव में शुक्र हैं। हाँ, तो अब हम इस कुंडली को देखते हैं। अब मैं जैसे बताया था आपको, इस कुंडली में पद्म नाम का कालसर्प योग बना हुआ है, जो कि अगर हम कालसर्प योग की बात करें तो ऐसे जातक को तो कोई सफलता मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कालसर्प योग के बारे में लोग कहते हैं कि आपको सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। इस व्यक्ति को कहाँ सफलता नहीं मिली। आप देखिए, आप ये एक ऐसा इंसान है जिसको शायद सिर्फ इंडिया का पहला व्यक्ति जो खेलने की वजह से भारत रत्न मिला हुआ है। अब बताइए, इससे बड़ा कोई भारत की कोई इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं है जो उसे मिली है। अब देखिए, इसके 5वें भाव में राहु और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं। राहु चंद्रमा साथ में बैठ के मतलब ग्रहण लगा, एक योग ग्रहण योग। आप बताइए, क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं? बाल बच्चे हाँ, लेकिन उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, क्योंकि राहु यहाँ बैठ करके उसकी पढ़ाई को थोड़ा दिक्कत किया होगा। तो और मुझे तो उनकी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इसके बाद देखिए, 6ठे भाव में मंगल और गुरु साथ बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में मंगल गुरु साथ बैठने से क्या हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर लड़ने की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई। वो व्यक्ति अगर गिरता भी है तो उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि मंगल कहते हैं 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर बुरे क्रूर ग्रह बैठ जाएँ तो वो अच्छे होते हैं। 6ठे भाव में मंगल यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है, गुरु नीच का बैठा हुआ है। यहाँ पे एक तरह से नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, बुध नीच का बैठा हुआ है। बुध नीच का बैठा हुआ है और बुध नीच का बैठा हुआ है, उसका स्वामी भी जाकर नीच का बैठ गया। आप समझिए कि अपने आप में कुंडली कितनी बड़ी हो गई। इसके बाद 9वें भाव में शुक्र और सूर्य साथ बैठे हुए हैं। शुक्र और सूर्य साथ मतलब सूर्य यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा है उसकी स्थिति है। और इसकी 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि 10वें भाव में बैठे हुए, तो ऐसे इंसान को पब्लिक सेवा करने में बड़ा, इस ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, उसको जनता का प्यार बहुत मिलता होगा। और शायद इसके बताने की ज़रूरत नहीं है उन्हें जनता का प्यार कितना मिलता है, आम आदमियों से कितना प्यार करता है। 3रे भाव में केतु बैठा हुआ है, उसके आय के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है, खेलने से पैसा मिलता है, बाकी और इनके कई सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो सब केतु बेस चल रहे हैं। तो साथियों, आप बताइए मुझे, इस कुंडली में जिसमें इतना बड़ा भयंकर कालसर्प योग बना हुआ है, उस व्यक्ति की कुंडली को अगर हम पूरी तरह देखें तो कितना अच्छा है कि उसी कुंडली बनी हुई है। लेकिन लोग क्या करते हैं,
भाई साहब आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग है, आपको पूजा करवानी पड़ेगी। अरे पंडित जी पहले बात देख तो लीजिए कि हाँ काल सर्प योग अच्छा फल दे रहा है बुरा फल दे रहा है। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, कहते हैं जो पंचम नवम और लग्न में कोई बुरा भी ग्रह बैठा हो तो वो सुफल देता है, यहाँ उसको सुफल दे रहा है। मानता हूँ उसकी पढ़ाई ख़राब हो सकती है, बच्चे होने में दिक्कत हुई होंगी, लेकिन इनको अर्निंग में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बाकी इन सब चीज़ जो ग्रहों की स्थिति है वो देख के लगता है कि इनको काफ़ी अच्छा लाइफ रही है। साथियों, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ आप कुंडली में काल सर्प योग है तो आपकी कुंडली ख़राब हो गई, आपकी लाइफ ख़राब हो गई, तो बिल्कुल ऐसा मत मानिए। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो वो आपको विजेता बनाता है, आपको लड़ने का क्षमता देता है। तो इसलिए साथियों, काल सर्प योग को ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग सच में है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो काल सर्प योग जो लोग बता रहे हैं काल सर्प योग है वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा चेंज लाने वाला है। साथियों, ये मेरा छोटा सा आज काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। अब इस वीडियो के बारे में आपके पास कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोगों के दिमाग में जो बहुत सारे भ्रम चले हुए हैं, ये इन भ्रमों का उनको निवारण हो जाए और आप जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मनोबल मिले जिनको लोगों ने बहुत डरा दिया है। साथियों, प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भेजिए, ताकि वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और कुछ सवाल हो जो लिखिएगा। धन्यवाद।